17वीं सदी दुनिया में ऐसे परिवर्तन लेकर आई जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। पश्चिमी दुनिया में पुनर्जागरण का आगाज हो चुका था। समुद्री यात्राओं द्वारा नए नए समुद्री मार्ग खोजे जा रहे थे। आधुनिक मशीनें बन रही थीं और इसी सदी की शुरुआत में उस कंपनी की भी स्थापना हुई जिसने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और गुलामी की दास्ता से दुनिया का परिचय कराया। वो कंपनी जिसका यूरोपीय इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में भी विशेष महत्व है। 31 दिसंबर 1600 भारतीय इतिहास में ये वो काला दिन था जब इंग्लैंड में एक शाही चार्टर ने नींव रखी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल शहंशाह अकबर का शासन था। भारतीय व्यापार अत्यधिक उन्नत अवस्था में था। उस समय दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था और भारतीय हस्तशिल्प, मसाले और कपड़ा उद्योग के मामले में तो भारतीय व्यापारियों का पूरे विश्व में एकाधिकार था। वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उस समय चरमराई हुई थी। गृह युद्ध से उभरा ये देश उस समय जनसंख्या के दबाव और बेरोजगारी जैसे समस्या का सामना कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री यात्राएं करनी शुरू कर दी। कई देशों की यात्रा पर निकले समुद्री जहाज हेक्टर ने अगस्त 1608 में सूरत बंदरगाह पर लंगर डाला और कैप्टन विलियम हॉकिंस के रूप में ब्रिटिशर्स ने भारत भूमि पर अपने पहले कदम रखे। सूरत में लंगर डालने के बाद कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने और भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आगरा पहुंचा, लेकिन उसे अपने मिशन में सफलता नहीं मिली। जहांगीर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि उस समय तक पुर्तगाली और डच भारत से मसालों और सूती वस्त्रों का व्यापार करने लगे थे। कैप्टन हॉकिंस की असफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के सदस्य और राजदूत सर टॉमस रो को शाही दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो 1615 में बहुमूल्य उपहारों के साथ मुगल राजधानी आगरा पहुंचा और 3 वर्षों की अपनी रणनीतिक खुशामदी के बाद अंततः वो बादशाह जहांगीर की अनुमति पाने में सफल हो गया। जहांगीर ने कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह पर लंगर डालने और व्यापार करने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करके मोटा मुनाफा कमाने लगी। 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र बन गया। वहां नई नई मशीनें स्थापित की जाने लगी। ब्रिटेन में हुए इस औद्योगिकीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात का काम किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से तैयार माल को ब्रिटेन में बेचने के बजाय भारत से कच्चा माल खरीदने पर अधिक जोर देने लगी और ब्रिटेन में मशीनों द्वारा निर्मित कपड़ों को भारतीय और सभी दक्षिण एशियाई देशों के बाजारों में बेचने लगी थी। भारतीय वस्त्र मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए क्योंकि एक ओर जहां इन वस्त्रों के निर्यात पर अधिक कर लग रहा था, वहीं दूसरी ओर मशीन से बने कपड़े अधिक सस्ते थे। व्यापार की इस नीति ने भारतीय व्यापार की कमर तोड़ दी। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। कंपनी भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने लगी और अपनी सेना रखने लगी। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार कर रही पुर्तगाल और फ्रांस की कंपनियों के साथ भी युद्ध होने लगा। इधर मुगल बादशाह विलासिता में डूबने लगे थे। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौके का फायदा उठाया और साल 1764 में हुए बक्सर के युद्ध ने भारत की सत्ता पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सौंप दी। यहाँ से शुरू हुआ भारतीयों की गुलामी और शोषण का वो दौर जिसका अंत 15 अगस्त 1947 में भारत की आजादी के साथ हुआ। हालांकि 1772 में कंपनी के शासन को विनियमित किया गया और 1857 की क्रांति के बाद तो भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, लेकिन भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हाथ था। इस कंपनी के सदस्यों की राजनीतिक चतुराई ने ही ब्रिटेन को अपने देश से भी 20 गुना अधिक बड़े और समृद्ध देश पर शासन करने दिया। कंपनी की नीतियों ने ब्रिटिश औपनिवेश को भारत रूपी वो खजाना दिया जिसने ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था वाले देश को
सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले यूरोपीय देश में तब्दील कर दिया।